हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हमारी जो केवीएस की परीक्षा है वो नज़दीक आ चुकी है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर पीआरटी के अंदर जो आपका पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट पूछा जाता है, जो कि आपका एनसीईआरटी से वहाँ पर जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी के साथ आपका जो है वहाँ पर कुछ ज्योग्राफी का भी पोर्शन दे दिया जाएगा, साइंस का भी कुछ दे दिया जाएगा। तो सब मिक्स करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास जो है आपकी ये बहुत ही अच्छी क्लास होगी और आप सभी लोगों को साथ देना है, एंड तक बने रहना है क्लास में। जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सभी लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट देंगे, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो पहले क्वेश्चन में विकल्प क्या दिए गए हैं? इंडोनेशिया, हवाई द्वीप, अमेरिका, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे जल्दी से कि आपका जो मोना लोआ ज्वालामुखी है यह कहाँ स्थित है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं मोना लोआ ज्वालामुखी की तो ये स्थित है हमारा हवाई द्वीप अमेरिका में। आंसर हमारा सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर विकल्पों को भी डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग विकल्प को डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हमारी स्मार्ट तरीके से स्टडी नहीं होगी। अब अगर हम बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में, तो इंडोनेशिया के अंदर हमें कौन सा ज्वालामुखी देखने को मिलता है? तो आपका यहाँ पर जो जावा द्वीप है, यानी कि इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है, यहाँ पर आपको जो ज्वालामुखी देखने को मिलेगा वो मिल जाएगा आपको माउंट मेरापी ज्वालामुखी। कौन सा मिलेगा देखने को? माउंट मेरापी ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। साथ ही आपका इंडोनेशिया के अंदर एक और ज्वालामुखी होगा जिसका नाम है सेमेरू ज्वालामुखी। ये दो ज्वालामुखी जो हैं आपको ये इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अगर हम मेरापी की, तो जो आपका मेरापी है ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का। तो इसको याद रखिएगा, मेरापी ज़्यादा पूछ सकता है, सेमेरू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भारत के बारे में, तो आपका इंडिया के अंदर दो ज्वालामुखी आपको देखने को मिलते हैं। एक हो गया आपका बैरन ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? बैरन। और दूसरा हो गया आपका नारकुंडम। तो ये दो ज्वालामुखी जो हैं आपको ये यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बात आती है अगर हम बैरन ज्वालामुखी की अगर बात करते हैं, जो कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, वहीं आपका मध्य अंडमान में देखने को मिलेगा, जो कि आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं नारकुंडम की, तो नारकुंडम जो है ये भी आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा, जो कि आपका उत्तरी अंडमान में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? उत्तरी अंडमान में आपको देखने को ये मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि सोयाबीन का तेल पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? विकल्प दिए गए हैं फल, फूल, तना और बीज। सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका जो सोयाबीन का तेल है ये पौधे के किस भाग से हमें प्राप्त होता है। इसी के साथ सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि सभी साथी जो है वो आपके साथ इस क्लास का बेनिफिट लें और सभी साथी टाइम से आकर के क्लास में जुड़ जाएं। अभी आपकी क्लास जो है ये डेली होने वाली है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आपका अच्छा अगर स्कोर लाना है आपको, अगर अपने केवीएस पीआरटी के एग्जाम में, तो आपको डेली क्लास में बने रहना है, क्लास को मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सोयाबीन के तेल की, तो ये हमें जिस भाग से प्राप्त होता है वो होता है बीज, यानी कि सोयाबीन का जो तेल है वो हमें बीजों के द्वारा प्राप्त होता है। सही आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अंगूर की खेती और प्रबंधन करने को क्या कहा जाता है? यानी कि अंगूर की खेती और जो उसका प्रबंधन होता है उसको करने के लिए जो वहाँ पर कल्चर होता है वो कौन सा होता है? विकल्प दिए गए हैं एपीकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। सभी लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं पहले, तो अंगूर की जो खेती होती है वो क्या कहलाती है? ये कहलाती है विटिकल्चर, यानी कि आंसर हमारा जो है वो 3 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अब बात आती है अगर एपीकल्चर की, तो एपीकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो इसके अंतर्गत मधुमक्खी पालन किया जाता है। क्या किया जाता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है। अगर हम बात करते हैं मधुमक्खी पालन से, तो यहाँ पर आपका एनसीईआरटी में दिया गया है कि मधुमक्खी पालन का जो समय है वो कब से कब तक बताया गया है, तो ये बताया गया है आपको अक्टूबर से लेकर के दिसंबर मंथ तक। कब तक बताया गया है, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर मंथ तक, जो कि आपका बिहार जिले में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं पिसीकल्चर की, तो पिसीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो पिसीकल्चर के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं, मछलियों का अध्ययन करते हैं। साथ ही अगर बात आती है हॉर्टिकल्चर की, तो हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए, यानी कि जो आपका हॉर्टिकल्चर होता है इसके अंदर बागवानी से संबंधित यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। किससे संबंधित, बागवानी से संबंधित। तो ये सारे कल्चर भी आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है कि यहाँ से भी जो है क्वेश्चन आपको बना करके दे दे। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन से 4 ऑप्शन को डिस्कस किया और चारों के आंसर हमें पता चल गए। तो इस तरह से अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो ज़रूर हमारा जो KVS का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, उस समूह का चयन करें जिसे उपयोग के बाद पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है। यानी कि आप लोग देखते होंगे कि घरों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग मार्केट से खरीद कर तो लाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको हम लोग फेंक देते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग दोबारा से उसको साफ करके फिर से यूज़ में ला सकते हैं। तो वही आपको यहाँ पर बताना है कि किन चीज़ों का पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है। विकल्प क्या दिए गए हैं, प्लास्टिक की बोतल, मोबाइल फ़ोन, कागज़, लकड़ी की मेज, अखबार और पॉलीथीन बैग, लकड़ी की मेज, चादरें या फिर बैटरी। नेक्स्ट कह रहा है कांच की बोतल, गत्ते का डिब्बा या फिर लोहे की केल। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा कांच की बोतल, इसी के साथ जो गत्ते का डिब्बा होगा और आपकी लोहे की केल, इन सभी को हम लोग दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आंसर हमारा 4th वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन माना जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा जो महत्वपूर्ण कारक है वो आपको कृषि में वहां पर बाधा उत्पन्न करता है। विकल्प क्या दिए गए हैं, तापमान, आर्द्रता, पवन या फिर वृष्टि। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करते हैं तो तापमान हमारा कभी भी बाधा नहीं उत्पन्न करता है, ना ही आर्द्रता इंपॉर्टेंट रखती है, ना ही पवन, बचा क्या हमारा वृष्टि। अब बात आती है कि वृष्टि क्या होती है। आप लोगों ने सुना होगा वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी कि हिमालय के बगल से आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपकी बारिश होती है या फिर कुछ ऐसी वहां पर अगर खेती वगैरह करते हैं, जब लोग जहां पर आपका हिमालय वगैरह देखने को मिलते हैं, अगर वहां पर वो खेत जो आपकी जमीन होगी अगर वो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आएगी, तो अगर आपका मानसून आता भी है तो मान लीजिए वो आपका हिमालय से टकरा करके फिर से वो वापस लौट जाता है और वहां पर जो आपकी खेती वगैरह होगी वो क्या होगी, वहां पर आपकी कोई बारिश नहीं होगी, कुछ भी नहीं मिलेगा जब उसे। तो ये आपका ऐसा क्षेत्र जो यहाँ पर होगा जहां पर बारिश नहीं होगी वो आपका वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक की अगर हम बात करते हैं तो आपका वृष्टि जो होती है ये सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वृष्टि क्या होती है। तो ऐसा क्षेत्र होता है जब आपका मानसून वगैरह कुछ आता है तो वो पहाड़ से टकरा करके वापस आ जाता है और जिस जगह पे बारिश नहीं हो पाती वही क्षेत्र जो है हमारा वो वृष्टि कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। हम लोग देखते होंगे घरों में हमारी जो एलपीजी के सिलेंडर होते हैं वो हम लोग खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसी के बारे में बताया गया है कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो हमें गलत दिया गया है। विकल्प क्या दिए गए हैं, उच्च ऊष्मीयमान, कार्बन उत्सर्जन करने वाला, नीली ज्वाला से जलने वाला, एक स्वच्छ ईंधन। सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अगर हम बात करते हैं देखिए एलपीजी की, तो इसके बारे में 1-2 पॉइंट हमें याद रखने पड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं एलपीजी मिक्सचर किसका किसका होता है, तो ये
दो गैसों का मिक्सचर होता है जिसके अंदर आपका प्रोपेन आ जाती है और इसी के साथ आपकी कौन सी आती है, ब्यूटेन आती है। तो आपको ये दोनों गैसें याद रखनी पड़ेंगी, यानी कि प्रोपेन प्लस आपकी जो ब्यूटेन है ये एलपीजी सिलेंडर के अंदर भरी जाती है। अब बात आती है इसके संदर्भ में कथन कौन सा गलत है। उच्च ऊष्मीय मान यानी कि तेज जो उसकी ऊष्मा होगी वो उत्पन्न करती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। कार्बन उत्सर्जन करने वाला, ये गलत दे रखा है, ये कार्बन नहीं उत्सर्जन करती है। नेक्स्ट कह रहा है नीले ज्वाला से जलने वाला, बिल्कुल आप लोग देखते भी होंगे जब आप लोग गैस ऑन करते होंगे तो उसके साइड साइड जो है वो ब्लू ब्लू जलता है, एक स्वच्छ ईंधन है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आंसर हमारा यहाँ पर दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, देखिए क्या कह रहा है। जापान की 1953 में होने वाली मिनी माता व्याधि, यानी कि जो आपका मिनी माता रोग फैला था आपका, उसके अंदर जो मछलियां संक्रमित थी किस पदार्थ के अधिक के कारण हुआ था। विकल्प दिए गए हैं पारा, कैडमियम, सीसा या फिर सोडियम। सभी लोगों को आंसर करना है कि आपकी जो मिनी माता व्याधि हुई थी, ये जो आपकी वहां पे मछलियां जो कि संक्रमित हो गई थी, वो क्या चीज खाने से वहां पर संक्रमित हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम सही आंसर की बात करते हैं अपने, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, पारा बन जाएगा, जो कि पहले विकल्प में बिल्कुल दिया गया है। तो आंसर तो हमारा यहाँ पर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, कैडमियम की। कैडमियम से कौन सा रोग होता है, तो हम सभी लोगों को पता है, इससे इटाई रोग हो जाता है। कौन सा, इटाई। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं ऑर्सेनिक के बारे में, तो ऑर्सेनिक से हमें कौन सी बीमारी होती है, तो ऑर्सेनिक से आपकी जो बीमारी हो जाती है वो होती है ब्लैक फुट। कौन सी होती है, ब्लैक फुट। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं नाइट्रेट की अधिकता से कौन सी होती है, तो हमें ये भी पता होनी चाहिए क्योंकि नाइट्रेट से भी बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो नाइट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो इससे होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, बच्चे का शरीर जो है वो नीला पड़ जाता है। तो हमें क्या याद रखना है कि ऑर्सेनिक से आपकी ब्लैक फुट हो जाएगी, कैडमियम से इटाई हो जाएगी, नाइट्रेट से हमारी ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। तो ये सारी बीमारियां जो है वो याद रखनी होगी क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, लगभग सभी वनडे एग्जाम में आपके पूछे भी जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश विहीन रासायनिक क्रिया के बारे में सही है। यानी कि जहां पे आपके प्रकाश नहीं पहुंच पाता है उस क्रिया के बारे में ये पूछ रहा है। क्वेश्चन देखिए कितना घुमा के पूछा गया है। कह रहा है कि यह पौधे के कुछ भाग में होता है, यह उजाले में होता है, यह प्रकाश से स्वतंत्र है, या फिर यह गहरे रंग में होता है। सभी लोग बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के समझ करके तभी अपना आंसर टिक करेंगे, कोई भी जल्दीबाजी में आंसर नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं प्रकाश विहीन, यानी कि जहां पर प्रकाश नहीं है उसकी रासायनिक क्रिया पूछ रहा है, तो सिंपल से देखिए आपका यहाँ पर एकदम क्लियर कट दे रखा गया है कि यह प्रकाश से स्वतंत्र है। तो यही ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वहां पर प्रकाश है ही नहीं, वो प्रकाश से वैसे भी फ्रीडम हो चुकी है, यानी कि स्वतंत्र है। तो यही क्रिया जो है यहाँ पर आपको सही दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि खेती के लिए लॉटरी किस राज्य से निकलती है। यानी कि आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा एनसीईआरटी में, और लगभग आपकी 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी जो है आपके केवीएस पेपर के अंदर पूछी जाती है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे सारे विकल्पों को भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चलना चाहिए कि किस किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए लॉटरी की बात की गई है। विकल्प क्या दिए गए हैं, मिजोरम होगा, मेघालय होगा, केरल होगा या फिर अरुणाचल प्रदेश होगा। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लॉटरी की, तो ये संबंधित है हमारी मिजोरम से। कहाँ से संबंधित है, मिजोरम से। तो आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथ ही अगर हम याद रखना चाहते हैं मिजोरम के बारे में, तो मिजोरम के अंदर हमें क्या याद रखना होगा कि यहाँ पर जो आपकी झूम खेती होती है वो सर्वाधिक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के साथ और क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो यहीं पर आपको जो चेराओ नृत्य है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर याद रखनी होंगी।
इसी के साथ अगर हम बात करते हैं मेघालय के बारे में, तो मेघालय के अंदर हमें घटपर्णी पौधा देखने को मिलता है, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन बने। तो घटपर्णी पौधा जो है आपको ये खासी हिल्स में देखने को मिलेगा, और यहीं आपका मेघालय के अंदर 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिसका नाम क्या है, गारो, खासी और जयंतिया। और सबसे ज़्यादा अगर हम वर्षा की बात करते हैं तो यही मेघालय के अंदर आपका सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो मेघालय के मासिन राम के अंदर देखने को मिलती है। और अभी आपका सीटेट की परीक्षा के अंदर प्रश्न भी पूछा गया था आपसे। अब चलते हैं हम केरल की तरफ। तो केरल के अंदर हमें क्या याद रखना है, केरल में ही आपका एक टोडा जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति, टोडा जनजाति पाई जाती है। और यहीं पर आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। किसकी पहाड़ियाँ, जो आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलती हैं। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर जो जनजाति मिलेगी वो आपको टोडा जनजाति देखने को मिलेगी, साथ ही जो पहाड़ी मिलेगी देखने को वो आपको यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी देखने को मिलेगी। बात करते हैं अगर हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो इसके अंदर हमें कौन कौन सी जनजातियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको डाफला देखने को मिलेगी, मीरी मिलेगी, अबोर मिलेगी, मिश्मी मिलेगी। तो ये जितनी भी जनजातियां हैं आपकी, ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगी। साथ ही ये जो आपकी हैं, ये आपकी यहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कौन कौन सी, एक तो आपकी डाफला हो गई, इसी के साथ मीरी हो गई, और अबोर भी हो गई, और मिश्मी भी हो गई। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ये पहाड़ियाँ और जनजातियाँ दोनों होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या कह रहा है। सिट्रस कैंकर किसके कारण होता है। आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा सिट्रस कैंकर के बारे में। विकल्प दिए गए हैं, प्रोटोजोआ से होगा, जीवाणु से होगा, वायरस से होगा, या फिर कवक के द्वारा होगा। सभी लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सही आंसर की, तो ये हमारा बन जाएगा जीवाणु। अब बात आती है सिट्रस कैंकर का जो जीवाणु है उसका नाम क्या है, हमें इसका नाम भी पता होना चाहिए। बाय द वे अगर आपसे नाम दे करके पूछ लेगा तब तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना तो हमें पता चल गया कि ये जीवाणु के द्वारा होता है, लेकिन इस जीवाणु का नाम क्या है। तो इस जीवाणु का नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्री। क्या नाम है इसका, ज़ैंथोमोनास सिट्री। तो इसको याद रख लीजिएगा, इस जीवाणु के नाम को, ये आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कह रहा है कि बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। विकल्प दिए गए हैं, उड़ीसा, केरल, मिजोरम, कर्नाटक। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, बताएंगे कि आपको जो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में देखने को मिलेगा। तो सही आंसर क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा कर्नाटक। 4th वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि नमामि गंगे क्या है। आप लोगों ने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था इसको चलाने का। विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर, गंगा नदी के तट पर बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास, या फिर एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन, गंगा नदी के आसपास के तीर्थ स्थलों पर भीड़भाड़ का वैज्ञानिक प्रभाव, या फिर अल्प पोषित बच्चों के लिए एक सामाजिक कल्याण का कार्यक्रम। सभी लोग आंसर करेंगे बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के कि आपका जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट था ये पीएम मोदी जी के द्वारा क्यों लाया गया था। तो देखिए, ये आपका बाढ़ यानी कि आपका तट पर बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित नहीं था। एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन, ये बात बिल्कुल सही, यानी कि गंगा को स्वच्छ करने के लिए, उसको प्रदूषण से मुक्त करने के लिए आपका जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट था इसको लाया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छे से। इसी के साथ ये आसपास के तीर्थ स्थलों पर भीड़भाड़ से भी नहीं था, ना ही ये बच्चों के लिए सामाजिक कल्याण का कार्यक्रम था। तो आंसर यहाँ पर 2 जो है यानी कि सेकंड विकल्प जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि 6 ग्लूकोज के अणु बनाने के लिए कितने एटीपी की आवश्यकता होती है। विकल्प क्या दिए गए हैं, 102 एटीपी, 108 एटीपी, 107 एटीपी, या फिर 105 एटीपी। अब बात आती है, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि
एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी क्या चीज़ होती है? तो देखिए, अगर हम एटीपी की बात करते हैं तो एटीपी जो होती है आपकी, तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी एडोनिन ट्राइफॉस्फेट। क्या हो जाएगी? एडोनिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर। इसी के साथ अब ये यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है एक, कि जो आपके 6 ग्लूकोज के अणु हैं इनको बनाने के लिए कितनी एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, 8 ग्लूकोज बराबर कितना हो जाएगा, 18 एटीपी कहलाएगा। तो इसको याद रख लीजिएगा कि एक ग्लूकोज जब आपका टूटेगा तो 18 एटीपी की ऊर्जा वहाँ पर मुक्त होती है। और इसी के साथ हमें 6 ग्लूकोज के अणुओं की निकालनी है। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा 6 लिख देना है और 18 × 6 करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18 छक्का 108 यानी कि 108 एटीपी हमें आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा आंसर था। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। सबसे विनाशकारी भूकंपीय तरंगे कौन सी मानी जाती हैं? हम सभी लोगों ने पढ़ रखा है, हमारी तरंगे जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। एक पी वेव होती है, एक एल वेव्स होती है, एक एस वेव्स होती हैं। 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आता है कि आपकी जो भूकंपीय तरंगे हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है कि सबसे जो विनाशकारी यानी कि जो सबसे आपको नुकसान पहुँचाती हैं ज़्यादा, वो वाली तरंगे कौन सी होंगी। विकल्प दिए गए हैं, पी वेव्स होंगी, एस वेव्स होंगी, एल वेव्स होंगी या फिर इनमें से कोई भी नहीं होंगी। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो आंसर बनेगा हमारा तीसरा वाला, यानी कि जो हमारी एल वेव्स होती हैं कुछ आपकी इस तरह से चलती हैं। तो ये वेव्स जो होती हैं ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक आपकी तरंगे मानी जाती हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, जो आपकी भूकंप भी ला सकती हैं। तो एल वेव्स होती हैं ये सबसे भूकंपीय तरंगे वहाँ पर मानी जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कह रहा है कि मटर के पौधे पर किसने परीक्षण किया था? हम लोगों ने एनसीईआरटी में भी खूब इनके बारे में पढ़ रखा है। अब आपको बताना है कि मटर के पौधे पर किसने परीक्षण किया था। विकल्प दिए गए हैं, डार्विन, R.H. व्हिटेकर, मेंडल या फिर रोनाल्ड रॉस। अब देखिए यहाँ पर बात आती है, पहले तो मटर के बारे में हम लोग जान ले। तो मटर की अगर हम वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो इसका नाम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर पेपर में वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछता है। तो इसका नाम है पाइसम सटाइवम। क्या नाम है इसका? पाइसम सटाइवम इसका नाम है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसी के साथ बात आती है, इस पर परीक्षण किसने किया था? तो इस पर परीक्षण जिसने किया था वो थे आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आंसर हमारा यहाँ पर थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, जो कि एक संत भी थे। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं आपका डार्विन के बारे में, तो इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दिया था। इसी के साथ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी इन्होंने दिया था। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है हमें डार्विन के बारे में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसी के साथ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये 2 चीज़ें हमें R.H. व्हिटेकर आपका डार्विन के बारे में याद रखनी होंगी। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं R.H. व्हिटेकर की, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जैव विविधता मापन किया था। क्या किया था? जैव विविधता मापन। तो इसको भी याद रखना होगा। और इन्होंने जो आपका जैव विविधता मापन था ये किस पर किया था, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इन्होंने अल्फा, बीटा और इसी के साथ गामा पर किया था। तो ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पर ये भी याद रखनी पड़ेंगी। यानी कि जो आपके R.H. व्हिटेकर थे इन्होंने जैव विविधता मापन दिया था और इसी के साथ किस पे किया था? तो इनके जो अल्फा, बीटा, गामा थे इन रेस पर इन्होंने दिया था जैव विविधता का मापन। बात आती है अगर रोनाल्ड रॉस के बारे में हमें क्या याद रखना है, तो रोनाल्ड रॉस हम सभी लोगों को पता है कि इन्हें जो है 1902 में इन्होंने मलेरिया रोग की पहचान की थी, जिस कारण इन्हें जो है 1902 में इन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। मलेरिया रोग की पहचान करने के लिए इन्होंने मच्छरों के पेट के अंदर झांक करके उस रोग की पहचान कर ली थी, है ना, क्योंकि जो है ये एक डॉक्टर भी थे पेशे से। तो इस तरह से रोनाल्ड रॉस के बारे में भी याद रखना होगा। ये सारे ऑप्शन जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम के लिए, तो इन सभी को याद रख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है? विकल्प दिए गए हैं, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, वैगई नदी या फिर शरावती नदी।
सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बताएंगे कि कौन सी नदी है आपकी जो अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों की, तो अगर हम लोग मैप में देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा मैप हमें देखने को मिलता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि हमें कहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों की, तो यहाँ पर जो जो नदियाँ आपकी अरब सागर में गिनती है वो आप सभी लोगों को ध्यान रखना होगा। एक तो आपकी साबरमती गिरेगी, दूसरी आपकी माही गिरेगी, एक नर्मदा गिरेगी, ताप्ती गिरेगी, इसके साथ मांडवी गिरेगी, और यहीं पर आपकी जुआरी नदी भी गिरेगी। इसी के साथ यहाँ पर शरावती नदी भी गिरेगी, और आपकी लास्ट में नेत्रावती और पेरियार भी यहीं पर गिरेगी। तो ये जो इतनी नदियाँ हैं आपकी, आप लोग नाम से याद रख लीजिएगा, ये सारी ही नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ होंगी आपकी। तो यहाँ पर हमने कौन सी नदी का नाम लिया? शरावती नदी का, जो कि विकल्प में हमें दिया गया है। तो आंसर हमारा यहाँ पर चौथा वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इतनी सारी नदियाँ हमें यहाँ पर याद रखनी होंगी। अब बात आती है वैगई नदी की। तो हम सभी लोगों को पता है कि वैगई नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है हमारा मदुरै शहर। कौन सा? मदुरै शहर हमारा बसा हुआ है। और यही मदुरै में आपको मीनाक्षी मंदिर देखने को मिलता है, जो कि द्रविड़ शैली से निर्मित है। आप लोग इतना जान सकते हैं कि दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर होंगे आपके, वो सभी आपको द्रविड़ शैली के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कह रहा है कि ट्रॉपिकल जोन में कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय जो आपके क्षेत्र होते हैं वहां पर कौन सा जानवर आपको देखने को नहीं मिलेगा। विकल्प दिए गए हैं रेनडियर, स्लॉथ, टैपिर या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के सही आंसर की, तो ये आपका बन जाएगा पहला वाला विकल्प, यानी कि रेनडियर जो है ये आपको ट्रॉपिकल जोन में, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा ऐसा द्वीप है जहां पर केवल पक्षी उपस्थित है? किसकी बात कर रहे हैं? ओनली बर्ड्स की बात की जा रही है। विकल्प दिए गए हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कजिन द्वीप, येलो स्टोन नेशनल पार्क या फिर माजुली द्वीप। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताएंगे कि आपका ऐसा कौन सा द्वीप है जहां पर सिर्फ आपको पक्षी ही देखने को मिलेंगे। तो देखिए, यहां पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कजिन द्वीप, जहां पर आपको सिर्फ पक्षी वगैरह देखने को मिलेंगे। अब बात आती है, अगर हम येलो स्टोन नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये जो पड़ता है आपका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है यूएसए के अंदर, और यही आपका नेशनल पार्क विश्व का पहला राष्ट्रीय पार्क था। कैसा पार्क था? विश्व का पहला राष्ट्रीय पार्क था। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। हो सकता है पहले पूछ ले आपसे कि जो आपका विश्व का पहला पार्क था वो उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा अगर येलो स्टोन नेशनल पार्क, तो आप लोग उसको टिक करिएगा। अब बात आती है माजुली द्वीप की। तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? आपसे पूछेगा कि जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो यह है आपका माजुली द्वीप, जो कि कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका असम के अंदर, ब्रह्मपुत्र नदी पर आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? विकल्प दिए गए हैं 1992, 1986, 1972 या फिर 2007 में देखने को मिलेगी। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताएंगे कि जो आपकी वन्य जीव परियोजना है ये कब प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1972 में वन्य जीव परियोजना स्टार्ट की गई थी। इसी के साथ 1972 में और क्या स्टार्ट हुआ था? तो यहीं पर आपका जो है ये वन्य जीव अधिनियम भी आया था। कौन सा अधिनियम आया था? वन्य जीव अधिनियम भी आपका 1972 में आया था। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इसी के साथ और हमें क्या याद रखना है कि पर्यावरण पर पहला सम्मेलन, क्या याद रखना है?
पर्यावरण पर पहला सम्मेलन जो था वो भी आपका यहीं पर देखने को मिला था। और बात करते हैं उस सम्मेलन का नाम क्या था, तो इसका नाम था आपका स्टॉकहोम सम्मेलन। तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि इससे भी प्रश्न बनता है। अब हम बात करते हैं कुछ और सन की, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। अगर हम बात करते हैं 1973 की, तो 1973 में क्या आया था, तो इस टाइम पे आपका बाघ परियोजना आई थी। कौन सी आई थी? बाघ परियोजना आई थी 1973 में। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं 1987 में क्या आया था, तो 1987 के अंदर एक तो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, साथ ही यहाँ पर जो हिम तेंदुआ परियोजना थी ये भी आई थी। कौन सी परियोजना आई थी? हिम तेंदुआ परियोजना आई थी। बात करते हैं अगर हम 1992 की, तो 1992 के अंदर क्या आया था, तो इस टाइम पे हमें यहाँ पर देखने को मिली थी हाथी परियोजना। क्या देखने को मिली थी? हाथी परियोजना जो है ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। साथ ही अगर हम 2007 की बात करते हैं जो कि आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इस टाइम पर जो आया था आपका जंगल अधिकार कानून आया था। कौन सा आया था? जंगल अधिकार कानून। तो इसको याद रख लीजिएगा। ये सारे ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि ओजोन स्तर के चरण का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? विकल्प दिए गए हैं नॉर्मन मायर, डार्विन या फिर ग्राहम रोजन। चौथा कह रहा है जोसेफ फॉरमैन। तो सभी लोगों को बताना है कि जो हमारा ओजोन स्तर के चरण बताए गए थे वो किसके द्वारा बताए गए थे। सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो जो ओजोन के स्तर बताए गए थे यानी कि जो उसके चरण बताए गए थे ये बताए गए थे जोसेफ फॉरमैन के द्वारा। तो आंसर तो हमारा यहाँ पर चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है अगर नॉर्मन मायर के बारे में हमें क्या याद रखना होगा, तो इन्होंने क्या किया था 1988 के अंदर जो आपका जैव विविधता हॉट स्पॉट था। कौन सा? जैव विविधता हॉट स्पॉट। तो इसकी संकल्पना जो थी वो इन्हीं के द्वारा दी गई थी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है चाहे आपका कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो। अब बात आती है ग्राहम रोजन की, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जैव विविधता शब्द को गढ़ा था। क्या किया था? जैव विविधता जो आपका शब्द है इसको इन्होंने गढ़ा था। तो इसको भी याद रखिएगा, शब्द दिया था ग्राहम रोजन ने। और जैव विविधता हॉटस्पॉट की अगर बात करता है तो ये दिया गया था नॉर्मन मायर के द्वारा 1988 के अंदर। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन जो कि आपके केवीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आप सभी लोग इनको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान में रख करके चलिएगा क्योंकि हो सकता है प्रश्न यहाँ से बना करके दे दे। तो अब हम लोगों को एकदम अच्छे से तैयारी करनी है ताकि हमारा एग्जाम जो है वो केवीएस पीआरटी का अच्छे नंबरों से क्लियर हो सके। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास जो है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ अगर कहीं पे मिस्टेक होती है मेरे से तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।